क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत क्यों नहीं हैं? तो देखिए यहाँ पर बात सबसे बड़ी ये है कि पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि न्यूटन को क्यों संस्कृत व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि इन्होंने कोई नई चीज़ हमें दी है, एक समाज को नई चीज़ दी है। अब उस नई चीज़ में तोड़ मरोड़ कर करना, कुछ नया जोड़ना, वो एक अलग चीज़ हो गई। हमें कोई नई चीज़ तो नहीं दी ना बाकी लोगों ने जो न्यूटन की तरह हैं, इसलिए उनको संस्कृत व्यक्ति हम नहीं कह सकते। इतनी बात आपके समझ में आई कि संस्कृत व्यक्ति कौन है? जो हमें कुछ नया देता है। अब उसकी हम पकड़ के टांग खींचें, उसमें कुछ अपना ऐड कर दें, तो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन हमें दिया तो किसी और ने है ना। तो जो देता है हमें कोई एक नई चीज़ समाज को, वो क्या कहलाता है? संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। वही चीज़ यहाँ पर आंसर आएगा आपका कि संस्कृत मानव वही है जो नई खोजें करता है। किसी सिद्धांत को परिमार्जित या परिष्कृत करने वाले को संस्कृत मानव नहीं कह सकते। मतलब उसका विकास करने वाले को हम संस्कृत नहीं कहेंगे। जिसने हमारे सामने एक नया तरीका ला के रखा है, उसे भी हम नया नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने तरीका ला के रखा है। लेकिन जो चीज़ नई आई है वो हमारी क्या है? संस्कृत व्यक्ति के माध्यम से आई है, क्योंकि वह पूर्व विकसित सिद्धांत को ही आगे बढ़ा रहा है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया। न्यूटन के सिद्धांतों को कोई कितनी ही बारीकियों से क्यों न जान ले, परंतु संस्कृत मानव कहलाने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला है, और वो कौन है? न्यूटन ही है। इसलिए न्यूटन से ज़्यादा सभ्य हो सकता है, लेकिन संस्कृत नहीं। हम उसे ज़्यादा सभ्य कहेंगे कि हाँ भाई इसने बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की हैं, तो ये सभ्य है, लेकिन संस्कृत व्यक्ति कौन ही कहलाएगा? न्यूटन ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो जाहिर सी बात है कि कपड़े सिलकर पहनने, तन ढकने, स्वयं को सर्दी गर्मी मौसम की मार से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। इससे पहले मनुष्य जैसे तैसे वृक्ष की छाल, पत्ते आदि से अपना तन ढकता रहा होगा, किंतु शरीर की रक्षा ठीक से नहीं हो पाती थी। अतः जब उसे सुई धागे की खोज कर ली तो उसके हाथ एक बहुत बड़ी ताकत लग गई, एक बहुत बड़ी तकनीक लग गई। शरीर की रक्षा और उसे सजाने की प्रवृत्ति से संतुष्ट करने के लिए आज भी लोग इस तकनीक का भरपूर उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर दो लिखे हैं, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई, मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया है। तो का नंबर के आंसर में हम लिखेंगे कि मानव संस्कृति एक है, लेकिन कई बार इसे धर्म संप्रदाय आदि के आधार पर बांटने की चेष्टाएं की गई, मतलब कोशिश की गई। जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगों को फैलाकर हिंदू और सिख धर्म को बांटने की कोशिश की गई। इसी प्रकार गोधरा में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में मानव संस्कृति के अविभाज्य स्वरूप को हानि पहुंचाने की भी कोशिश की गई थी। त्याग संस्कृति का महान गुण है। इसके आंसर में लिखेंगे हम कि कार्ल मार्क्स ने संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुखों और अभावों में बिता दिया। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया और इससे अधिक पाने की लालसा में लड़ते झगड़ते मनुष्य क्या है? सुखी रह सके। बुद्ध ने आप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, पर सभी का अधिकार है। रसखान ने श्री कृष्ण का गुणगान किया, मीरा ने अपने परिवार का त्याग किया, बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी का आशीर्वाद लिया। यहाँ पर एक नहीं न जाने हम कितने उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं, जिसका हमें आंसर क्या है? बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उसे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो मनुष्य जिस प्रतिभा के आधार पर अपने अस्तित्व के समूल नाश हेतु विनाशकारी आविष्कार करता है, उसे हम संस्कृति नहीं कहते। यह तो असंस्कृति है, जो क्या है? मनुष्य की संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर रख देती है, जो मानवता विरोधी कार्यों को संपन्न करती है। इस प्रकार की संस्कृति में केवल क्या है? सकारात्मक पहलुओं का समावेश है, नकारात्मक का नहीं होता है। इसके बाद आपका थोड़ा सा और बचा हुआ है रचना और अभिव्यक्ति। तो रचना और अभिव्यक्ति में है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। थोड़ा बहुत आप लोग अपने बारे में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। वैसे मेरी सोच ये कहती है कि विचार और एवं चिंतन की प्रकृति की विशेषता ही क्या है? संस्कृति है। कुछ नया करने की जो बुद्धि है वो आपका क्या है? संस्कृति है। वह सूक्ष्म गुण है, वह हमारे मन में बुद्धि का गुण है जो हमारी भाषा और प्रतिक्रिया में व्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में संस्कार संस्कृति का मूर्त रूप है, सभ्यता ही इसी संस्कृति का परिणाम है। सभ्यता जो है वो क्या है? परिणाम है, लास्ट की स्टेज है, लेकिन हम उसे शुरुआत में नहीं कह सकते। शुरुआत क्या है? संस्कृति ही होगी। संस्कृति मन के भावों का परिष्कृत रूप है। इसमें सभ्यता, परोपकार, सहिष्णुता, धैर्य का समावेश होता है।
सभ्यता से हमारे रहन सहन, खान पान एवं वेशभूषा का परिचय मिलता है। इस प्रकार संस्कृति आंतरिक वस्तु है, जबकि सभ्यता क्या है, बाह्य है। तो मतलब संस्कृति कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर संस्कार पैदा होते हैं वो संस्कृति का ही रूप है, और जो परंपराएं हम निभाते हैं, जो परंपराओं को हम जीते हैं, वो हमारी क्या है, सभ्यता है। भाषा अध्ययन है आपका, तो भाषा अध्ययन में है निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद लिखिए। तो ये आई थिंक आप लोगों को बन जाने चाहिए। गलत सलत, महामानव, हिंदू मुस्लिम, सप्तऋषि, आत्मविनाश, पद दलित, यथोचित और सुलोचना। तो जैसे गलत सलत है, क्या है, गलत और सलत। महामानव तो महान मानव, हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। तो ये आप लोग करिएगा, बन जाएंगे इसको। और इसका वो भी लिखना है आप लोगों को, क्या बोलते हैं, उसका नाम भी लिखना है। तो गलत सलत में आएगा गलत ही, गलत, या क्योंकि गलत को एक ही बार 2 बार, गलत शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास आएगा। जैसे दिनों दिन तो दिन ही दिन, तो अव्ययभाव समास बनेगा और नहीं जुड़ेगा यहाँ पर। आत्मविश्वास, आत्मविनाश, हाँ आत्मविनाश है, तो आत्मविनाश में आएगा स्वयं का विनाश। तत्पुरुष समास है। महामानव, महान है जो मानव, तो कर्मधारय आएगा। पद दलित, पद से दलित मतलब से आया है, तो तत्पुरुष आएगा, ये पंचमी वाला तत्पुरुष रहेगा आपका। हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम, यथोचित जैसा उचित हो, अव्ययभाव। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, द्विगु समास। सुलोचना, सुंदर नयनों वाली, सुंदरी, कर्मधारय। ठीक है, अगला है स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता कीजिए, और उन खोजों और आविष्कारों की सूची तैयार कीजिए जो आपकी नज़र में महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को करना है। तो देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता का जब भी कोई टॉपिक ऐसा आएगा, तो आपको 5 टॉपिक पक्ष में, 5 टॉपिक आपको क्या है, विपक्ष में रखने हैं। तो स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है, कहने का मतलब है कि हम आज जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, क्या ये आविष्कार करने के लिए पर्याप्त हैं? मतलब आविष्कार क्या है, हम आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसके आधार पर आप यहाँ पर आंसर लिखिएगा। ठीक है, और दूसरे में आपको जो भी आपको आविष्कारों की सूची लगी हो कि हाँ ये ज़रूरी थी, वो बनाइएगा। और मुझे लगता है कि आविष्कार तभी होता है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी हम कोई चीज़ बनाते हैं। तो मोस्टली आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, इन्हीं खोजों की वजह से पहुँचे हैं। थैंक यू बेटा।